अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर जहां आरा शम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 यूनिट नंबर 6 से है। यूनिट नंबर 6 जैसा कि अपनी सीरीज़ का छठा प्रोग्राम है और ये जो हमारा टॉपिक है ये मॉडल्स ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल मीर साहब हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से है और डॉक्टर साहब अरसा कई साल से दर्स व तदरीस के शोबा से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि हमारा यूनिट नंबर 6 है जिसका टॉपिक है मॉडल्स ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि एक्चुअली बिहेवियर है क्या। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ उनको बता सकूं मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से जो बिहेवियरल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे आपने कहा बिहेवियर से क्या मुराद है, तो बिहेवियर बेसिकली योर एक्शंस आर योर बिहेवियर। इस पे जो भी स्टूडेंट कोई एक्शन करते हैं जो हमें ऑब्जर्वेबल फॉर्म में नज़र आते हैं वो एक्चुअली बिहेवियर कहलाता है। इसमें कई स्कूल ऑफ थाट मौजूद हैं जो एटीट्यूड से बिहेवियर की तरफ आते हैं। तो उसमें एक स्कूल ऑफ थाट ये है कि चीज़ों जब आपकी इन्वायरमेंट के अंदर ना चीज़ों के अंदर स्टिमुलस पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक बॉल पॉइंट है तो उसकी ग्रिप या उसकी इंक या उसका राइटअप ये स्टिमुलस हो सकते हैं उस बॉल पॉइंट के अंदर जो मेरा रिस्पॉन्स या मेरा एक्शन जो है ना वो प्रोवोक करवाएंगे। तो इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनमें स्टिमुलस पाए जाते हैं। वो स्टिमुलस हेल्प करते हैं आपकी परसेप्शन बनाने में उन चीज़ों के बारे में। मसलन वो बॉल पॉइंट अगर मैंने एग्जांपल दी, उसकी ग्रिप या उसकी राइटिंग या उसकी इंक, ये स्टिमुलस हैं जो मेरा रिस्पांस क्या प्रोवोक करवा सकते हैं कि वो मैं बॉल पॉइंट ख़रीद लूँ, ठीक है, या वो मैं हमेशा उसी बॉल पॉइंट से लिखूँ। मेरा एक्शन मेरे उस स्टिमुलस की वजह से आ रहा है। अच्छा, अब स्टिमुलस आपकी परसेप्शंस बनाते हैं उन चीज़ों के बारे में, और जो परसेप्शंस हैं प्लस आपके बिलीव्स उन चीज़ों के बारे में, प्लस आपका एक्सपीरियंस उन चीज़ों के बारे में, और ये सारी चीज़ें मिल के आपका एटीट्यूड फॉर्म करती हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब एटीट्यूड क्या है, आपकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है अबाउट दोज थिंग्स। एटीट्यूड में भी 3 कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है। अब साइकोमोटर जो कंपोनेंट है वो बेसिकली आपकी मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। कॉग्निटिव आपके नॉलेज या थिंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और इफेक्टिव आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, और साइकोमोटर कंपोनेंट आपकी जो मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो साइकोमोटर कंपोनेंट है एटीट्यूड का, ये बाज़ दफ़ा आपके बिहेवियर की सूरत में नज़र आता है, ठीक है। जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। तो सिंपली मैं ये कहूँ कि अगर किसी को ये समझाना हो कि बिहेवियर से क्या मुराद है, तो आप उसको कह सकते हैं कि जो भी एक्शंस हम करते हैं जो हमें नज़र आते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो आपका बिहेवियर कहलाते हैं। तो ये एक मैंने बताया है हायरार्की कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि स्टिमुलस से आप एक्शंस तक किस तरह ट्रैवल करते हैं, और ये चेंज होता रहता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है, आपके बिलीव्स चेंज होते रहते हैं, आपका एटीट्यूड चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कंटिन्यूस आपके बिहेवियर्स भी बदलते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि चेंजेस आते हैं, तो अगर हम ये जानना चाहें कि ये इस बिहेवियर को हमने मैनेज कैसे करना है, तो फिर हम इसको किस तरह से आप बताएंगे कि कैसे मैनेज करें? बेसिकली जो ये बिहेवियर है या एक्शंस हैं, इनकी मैनेजमेंट यानी वो प्रोसेस, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसकी मदद से आप किसी भी बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, वो बिहेवियरल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है एज ए टीचर अगर आपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैनेज करना है तो आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं।
लाइक आप टीचिंग मेथड्स डिफरेंट यूज़ करते हैं डिपेंडिंग के क्लास का टेम्पो क्या है। हर क्लास का डिफरेंट टेम्पो है, हर क्लास में स्टूडेंट्स लाइक मौजूद हैं और उनके बिहेवियर्स डिफरेंट हैं। एक ही ग्रेड के डिफरेंट सेक्शंस में आपको डिफरेंट बिहेवियर्स मिलेंगे, ठीक है। तो टीचर को अकॉर्डिंगली जिस तरह की क्लास का बिहेवियर है, जिस तरह स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, अकॉर्डिंगली उसको टीचिंग मेथड्स भी बदलने हैं, अकॉर्डिंगली उसको अपनी टेक्निक्स और टैक्टिक्स भी बदलने हैं। तो हम बिहेवियरल मैनेजमेंट को ये कह सकते हैं कि बिहेवियरल मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है टू मैनेज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे, ठीक है। तो डॉक्टर साहब फिर इसकी कोई थेरीज भी हैं, बिहेवियरल थेरी है कोई इस तरह की? जी बिल्कुल, बिहेवियरल थेरीज जो है ना, बिहेवियर बेसिकली जो बिहेवियर के बारे में 90s के स्टार्ट में कुछ स्टडीज़ हुई, कुछ रिसर्चेज हुई और उसमें एक बड़ा नाम लिया जाता है JB वाटसन का, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था और वो बेसिकली JB वाटसन भी इम्प्रेस थे या इन्फ्लुएंस थे दो जो थेरीज़ हैं बिहेवियर के हवाले से, क्लासिकल थेरी ऑफ लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। तो ये दो जो थेरीज थी, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया वाटसन के थॉट्स को भी और वाटसन के बिलीव्स को भी, और फिर वाटसन ने भी इन थेरीज की बेस पे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आपने अभी एक वर्ड बोला कंडीशनिंग, तो क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि कंडीशनिंग क्या चीज़ है? ये डॉक्टर साहब बड़ा अहम आपने कॉन्सेप्ट पूछा है, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है या स्टूडेंट्स उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। कंडीशनिंग बेसिकली एसोसिएशन है स्टिमुलस और रिस्पांस की। जैसे मैंने बताया कि पहले भी बात की कि स्टिमुलस ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो आपका रिस्पांस प्रोवोक करवाती हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट प्रोवोक्स योर रिस्पांस इज़ कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। और रिस्पांस ये है कि ज़ाहिर है स्टिमुलस की वजह से जो आप एक्शंस करते हैं, स्टिमुलस की वजह से जो एक्शन करते हैं वो रिस्पांस है। तो स्टिमुलस और रिस्पांस यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपको एक्शन पे मजबूर कर रही है और आपका एक्शन कोई पर्टिकुलर, उनके दरमियान अगर एसोसिएशन कायम हो जाए, ठीक है, स्पेशली जब आपका स्टिमुलस जो है वो न्यूट्रल है, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशन जो रिस्पांस है, इनमें अगर आप एसोसिएशन पैदा कर दें तो ये कंडीशनिंग कहलाती है। सो कंडीशनिंग को हम यूँ कह सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान एसोसिएशन का कायम हो जाना, जब कायम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि कंडीशनिंग हो गई है। डॉक्टर साहब अभी स्टिमुलस और रिस्पांस के बारे में अगरचे आपने बताया है, लेकिन ये बड़े अहम कॉन्सेप्ट है और हमारे स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप इन्हें थोड़ा सा एलैबोरेट करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ज़रा दोबारा बताएं कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पांस क्या है। डॉक्टर साहब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका रिस्पांस प्रोवोक करवाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि बॉल पॉइंट है, अगर वो बॉल पॉइंट की ग्रिप, उसकी इंक, उसका राइट अप, ये सारे स्टिमुलस हैं बॉल पॉइंट्स के अंदर। जो आपका रिस्पांस ये प्रोवोक करवा रहे हैं कि आप उसको उसी बॉल पॉइंट से लिखना शुरू कर देते हैं या उसी बॉल पॉइंट को परचेज कर लेते हैं। इसी तरह अगर फ्लावर है, कोई बाग में खिला हुआ फूल है, उसका खिला होना, उसका कलर, ठीक है, उसकी खुशबू, ये स्टिमुलस हैं उस फूल के अंदर, और आपका रिस्पांस क्या है कि आप उस फूल को तोड़ लेते हैं। तो स्टिमुलस वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका रिस्पांस प्रोवोक करवाती हैं, वो स्टिमुलस हैं, और रिस्पांस अल्टीमेटली आपका एक्शन है जो स्टिमुलस की वजह से आपने किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थेरीज़ की थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं कि ये कंडीशनिंग की जो थेरी है जिसका भी आपने तस्करा किया, इसको थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखें, थेरीज़ जो हैं बेसिकली दो थेरीज़ हैं जिनका शुरू में मैंने जिक्र किया था। एक क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है और दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है। ठीक है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है ये बेसिकली 1903 में इवान पावलोव ने दी थी, ठीक है, और उसने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और एक्चुअली उसने ये कहा कि स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स होता है, यानी स्टिमुलस ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होता है और उसको उसने एसोसिएट किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रिस्पॉन्स से। अब इसमें जब मैं इस थ्योरी को देखता हूँ तो इसमें तीन इसके पार्ट्स हैं। एक प्री कंडीशनिंग, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई तो क्या सिचुएशन है, एक ड्यूरिंग कंडीशनिंग और एक आफ्टर कंडीशनिंग क्या सिचुएशन है। तो जब मैं प्री कंडीशनिंग को देखता हूँ तो इसमें उसने इवान पावलोव ने बेसिकली एक
न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसको बेल, उसने कहा कि बेल एक ऐसा स्टिमुलस है जो आपका यानी डॉग का रिस्पांस प्रोवोक नहीं करवा रहा। अब इस पूरी जो थ्योरी है इसमें जो रिस्पांस है वो बेसिकली डॉग का सलाइवा है या डॉग के मुंह में पानी आ जाना है, यानी वो जो सलाइवा है डॉग के मुंह के अंदर आना वो रिस्पांस है इस थ्योरी के अंदर। और जो इसके अंदर स्टिमुलस है वो बेसिकली लाइट को भी उसने यूज़ किया है और बेल को भी यूज़ किया है और तीसरा फूड को यूज़ किया है। अब मैं पहले इन चार को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्री कंडीशनिंग में क्या सिचुएशन होती है और ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होती है और आफ्टर कंडीशनिंग क्या होती है। अब देखें, जो लाइट है यानी लाइट का ऑन करना, अब वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। लाइट के ऑन करने से डॉग के मुंह में पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, अभी हमने उसको किसी भी रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट नहीं किया। इसी तरह बेल का बजाना वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको हमने डॉग के सलाइवे के साथ एसोसिएट नहीं किया। अच्छा, बेल और लाइट ये न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाते हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर एक फूड है। आप बगैर लाइट और बेल के फूड जो है वो जब लेके जाते हैं डॉग के आगे, तो उसने बताया कि फूड को देखते ही डॉग के जो मुंह में सलाइवा आ जाता है, ठीक है। अब उसने कहा कि ये जो फूड है ना ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई, ठीक है। ये नेचुरल स्टिमुलस है कि फूड को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, कंडीशनिंग से नहीं हुआ, ये नेचुरली एक रिएक्शन है कि कंडीशनिंग नहीं है, यानी फूड की वजह से डॉग के मुंह चीजें लिंक नहीं है, चीजें लिंक नहीं की हुई। एक्चुअली हम चाहते ये हैं, यानी इवान पावलोव की थ्योरी ये करती है कि वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल को या लाइट को वो एसोसिएट करता है विद द रिस्पांस दैट इज सलाइवा, ठीक है। यानी थ्योरी एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ये बताएगी कि क्या हम न्यूट्रल स्टिमुलस को रिस्पांस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें शुरू में उसने क्या किया, प्री कंडीशनिंग, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई, तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि लाइट ऑन करता है, सलाइवा नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल स्टिमुलस है और कोई रिस्पांस नहीं है। इसी तरह वो जब फूड लेके जाता है उसके आगे, डॉग के आगे, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई, वो नेचुरल एक रिएक्शन है। फूड आई, फूड देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होना है, यानी सेकंड जो फेज़ है उसमें ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये होता है कि वो क्या करता रहा इवान पावलोव के पहले बेल दबाता था, उसके बाद खाना जो है वो डॉग को दे देता था, और उसने ये अमल काफ़ी दफ़ा रिपीट किया, बेल दबाई, खाना दिया। फिर एक स्टेज ये आ जाती है आफ्टर कंडीशनिंग, ये एक प्रोसेस चलता रहता है। हर दफ़ा जब उसने खाना देना होता था तो वो पहले बेल दबाता था, तो फिर खाना मिलता था उसको, और डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता था जब वो खाना देखता था। तो फिर एक स्टेज ये आ गई कि जो ही वो बेल दबाता था तो डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता था। अच्छा। तो अब जी ये जो सिचुएशन है कि जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस को रिलेट कर दिया गया है विद रिस्पॉन्स, तो ये कंडीशनिंग होगी, यानी जो ही बेल दबी साथ ही सलाइवा उसके मुंह में आ गया, क्योंकि उसने ये लर्न कर लिया डॉग ने कि बेल के साथ मुझे क्या मिलना है, खाना मिलना है। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बेल दबेगी तो उसके बाद खाना आएगा, जो मैंने खाना है तो उसके मुंह में पहले ही पानी आ जाता है। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट हायर ऑर्डर का भी है, यानी एक तो आपने बेल को एसोसिएट किया, इसके बाद अगर आप कोई और भी स्टिमुलस एसोसिएट करना चाहते हैं तो आप कोई और न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे लाइट है, तो अगर वो ये अमल ऐसे करे कि पहले लाइट ऑन करे फिर बेल दे और उसके बाद खाना दे, तो अगर यही अमल वो दोहराता रहे तो आप डायरेक्टली जो लिंक कर जाएंगे लाइट के साथ कि लाइट ऑन की साथ ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो इसको हम हायर ऑर्डर की और को साथ लिंक कर सकते हैं, यस, हम कई न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट कर सकते हैं विद द रिस्पांस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम इन थेरीज की बात करते हैं तो अक्सर दो सवाल बच्चों की तरफ से आते हैं कि ये जनरलाइजेशन क्या है, ये एक्सटिंक्शन क्या है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो है ना क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर जो जनरलाइजेशन की बात है, क्योंकि हम क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या कर रहे हैं, एक अनकंडीशन स्टिमुलस को, एक न्यूट्रल स्टिमुलस को हम एसोसिएट कर रहे हैं विद द रिस्पांस। तो अब अगर जनरलाइजेशन ये है कि अगर सिमिलर स्टिमुलस हो, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस, लाइट ऑन करने से उसके मुंह में सलाइवा आ गया, ये उसने लर्न कर लिया डॉग ने। अब आप लाइट चेंज करते हैं, फर्ज कर लें आपने एक लाइट किसी कलर की लगाई हुई थी, उसी से मिलती जुलती हुई कोई और लाइट आप ऑन करते हैं और सेम रिस्पांस आता है,
तो हम कहते हैं ये जर्नलाइजेशन होगी, उसकी लर्निंग जर्नलाइजेशन होगी। डॉग ने ये लर्न किया था कि लाइट ऑन होनी है तो मुझे खाना मिलना है। अब लाइट जो पहले ऑन होती थी उसके अलावा कोई और लाइट ऑन हुई है, लेकिन लाइट ऑन हुई है, तो उसके मुंह में अगर पानी आ जाता है या सलाइवा आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो अब ये कंडीशनिंग हुई है ये जर्नलाइजेशन की तरफ यानी हम जा रहे हैं। सिमिलर कोई साउंड, सिमिलर कोई भी सिमिलर न्यूट्रल स्टिमुलस या अनकंडीशन स्टिमुलस हम देंगे तो वो अगर उसका वो रिस्पांस सेम रिस्पांस रहता है तो हम कहेंगे ये जर्नलाइजेशन हुई है। और एक्सटिंक्शन में हम ये कहते हैं वो कॉन्सेप्ट ये कि हम ग्रेजुअली वो रिस्पांस भूल जाते हैं, लर्निंग भूल जाते हैं। जैसे डॉग ने ये सीखा कि लाइट ऑन होनी है या बेल बजनी है तो मुझे खाना मिलना है, ये उसने लर्निंग की हुई है। ठीक है। अब अगर बार बार आप बेल बजा रहे हैं लेकिन खाना नहीं दे रहे, ठीक है, तो वो जो उसने पहले लर्निंग की है ना वो डी लर्न करेगा। वो कहेगा कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बेल बजनी है तो मुझे खाना मिलना। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सटिंक्शन कहते हैं कि आप ग्रेजुअली जो आपने सीखा हुआ है, चूंकि आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, स्टिमुलस के बाद वो फेवरेबल जो कंडीशंस हैं, जैसे आपको खाना नहीं मिल रहा, तो वो डॉग क्या कर रहा है, ये डी लर्न कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि बेल बजनी है तो उसके साथ मुझे खाना मिलना है और मैं सलाइवा मेरे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, आप बेल बजाएंगे एक स्टेज ही आ जाएगी, बेल बजाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी वही स्टिमुलस जिसको हमने कंडीशन कर दिया था रिस्पांस के साथ, वो न्यूट्रल हो जाएगा कि उसके ऊपर उसने कोई रिस्पांस नहीं देना। ठीक है, यानी ये जो जनरलाइजेशन है ये बिहेवियर की जनरलाइजेशन है, और ये एक्सटिंक्शन जो है ये उस बिहेवियर का गायब होना या खत्म होना है। ठीक है। इसी तरह डॉक्टर साहब जो पहले बात हो रही थी ना ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी एक्सप्लेन कर दूँ स्टूडेंट्स के लिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो BF स्किनर ने उसका कॉन्सेप्ट दिया था 1959 में। ठीक है। और उनका ये कहना था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स की डायरेक्शन ठीक नहीं है। वो कहते हैं रिस्पॉन्स पहले और स्टिमुलस बाद में होना चाहिए। ठीक है। और वो कहते हैं कि एक्चुअली जो बिहेवियर है वो पहले नज़र आएगा और उस बिहेवियर की वजह से हमें कुछ फ़ायदे मिलेंगे या रिवार्ड मिलेंगे, वो बाद में होंगे। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो जनरली जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑपरेट करता है, ना कि वो जो है ना वो लर्न करता है स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स। वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है। और उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया। उसके अंदर रैट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उसमें जो फाइनली उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए वो काफ़ी डिटेल में थे कि फ़र्ज़ कर लें रैट जो है वो उसको जो है ना लीवर को प्रेस करती थी तो उसको खाना मिल जाता था, रिवॉर्ड मिल जाता था। तो ये ऑपरेंट बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑपरेट करता है और जो भी वो बिहेवियर शो करता है उसकी वजह से उसको कोई रिवार्ड मिलता है या उसको जो है ना कोई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो है ना ये बिहेवियर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आती है तो ये दो कॉन्सेप्ट्स अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं कि ये पनिशमेंट क्या है और ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। तो ये काइंडली हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रा बताएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो रीइंफोर्समेंट है ना उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो रिस्पांस हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो रिस्पांस इंक्रीज़ करे, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करे। ठीक है। यानी अब रिस्पांस ये था कि लीवर को प्रेस करना ना रैट ने, तो हम जो ही वो लीवर को प्रेस करती थी साथ ही उसको खाना मिल जाता था, तो वो बार बार उस लीवर को प्रेस करती थी रैट, क्योंकि उसको पता था कि मैं लीवर को प्रेस करूंगी तो मुझे खाना मिलना है। ठीक है। उसने ये लर्न किया। अब रीइंफोर्समेंट ये है कि आप इस बिहेवियर को, ये जो वो रैट प्रेस कर रही है लीवर को, ये एक बिहेवियर है, इसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, ये बार बार ये रैट ये वाला बिहेवियर करे, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट का नाम देते हैं। दो तरह की फिर आगे रीइंफोर्समेंट है कि रीइंफोर्समेंट समझ आ गई, मेरे ख्याल स्टूडेंट्स को ये समझ आ गई कि रीइंफोर्समेंट से ये मुराद है कि आपने जो बिहेवियर है जो उसको इंक्रीज़ करना है या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है,
ठीक है। अब ये दो तरह से हम बढ़ा सकते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। तो हमने जब एक बिहेवियर फ़र्ज़ करें ख़त्म करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है, फिर हम पनिशमेंट देंगे उसको। अच्छा। वो कॉन्सेप्ट पनिशमेंट का आएगा। यानी है। जब हमने बिहेवियर को बढ़ाना है या बार बार हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट वो एक्शंस दोबारा बार बार करे, तो हम उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और जब हम ये चाह रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये जो बिहेवियर शो करता है ये डिक्रीज करे या ना करे या कम करे, तो फिर हम पनिशमेंट देते हैं। तो फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ और है? बिल्कुल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दो तरह की रीइंफोर्समेंट है और इसी तरह दो तरह की ही पनिशमेंट है। जो रीइंफोर्समेंट है पॉजिटिव में, तो ये है कि आप कोई एक्शन करते हैं तो उसके बदले में पॉजिटिव रिवार्ड मिल जाता है। जैसे लीवर प्रेस किया, खाना मिला, आप बार बार लीवर प्रेस कर रही है, राइट, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है, उस स्किनर के बॉक्स के अंदर उसने ना करंट छोड़ दिया बेसमेंट में, ठीक है। अब वो लीवर जब प्रेस करता था, जो रैट जब लीवर प्रेस करती थी, तो उससे ये होता था कि वो करंट जो है वो रुक जाता था, ठीक है। तो यानी अब रीइंफोर्समेंट नेगेटिव ये है कि आपने प्रेस लीवर को इसलिए करना है क्योंकि करंट रुक जाएगा, ठीक है। अब यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये कि काम आप फिर वही करवा रहे हैं कि लीवर को ही प्रेस करवा रहे हैं। यानी टीचर जो है वो लीवर वो टेंडेंसी जो बिहेवियर है वो बार बार ही करवा रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में, ठीक है। कोई उसको जो उसने करंट छोड़ा हुआ था रैट का नीचे बेसमेंट में, जो ही वो लीवर प्रेस करती थी तो करंट रुक जाता था। तो वो इसलिए लीवर को बार बार प्रेस करती थी रैट, ताकि जो है ना वो करंट ना उसको लगे। अच्छा, इसी तरह जो पनिशमेंट है ये भी दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट ये थी कि अगर टीचर ये चाहता है कि वो स्टूडेंट इस तरह के बिहेवियर्स ना करें, तो वो क्या करता है, जब भी वो बिहेवियर करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है, उनको मार पड़ जाती है, ठीक है। अब रैट की सूरत में उसने रैट ने क्या करना था, रैट जब लीवर को प्रेस करती थी तो उसको करंट लगता था, ठीक है। तो उसने क्या लर्न किया कि अब अगर करंट से रुकना है तो मैं लीवर को प्रेस ना करूं। ये पनिशमेंट थी, काम को रोकना था। यानी वो जो टेंडेंसी थी उसकी बिहेवियर की, उसको कम करना था, तो करंट दिया जाता था। जो ही लीवर को रैट प्रेस करता था तो साथ ही करंट आता था, ठीक है। तो इसलिए वो लीवर को प्रेस करना उसने छोड़ दिया। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि नेगेटिव पनिशमेंट ये है कि आपने एक कोई एक्टिविटी की और आप ये चाह रहे हैं कि उसके बाद आपको रिवार्ड मिलना है, ठीक है, लेकिन वो रिवार्ड नहीं मिलता, ठीक है। जैसे लीवर को प्रेस करना, रैट ने लर्न किया तो उसको ये था लीवर प्रेस करना है और खाना मिलना है। अब खाना नहीं मिल रहा, लीवर को आप प्रेस कर रहे हैं, बार बार खाना नहीं मिल रहा, तो उसने वो लर्न करना छोड़ दिया कि लीवर को अब मैंने नहीं दबाना क्योंकि खाना इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यानी अगर आपको किसी एक्शन के बदले में पॉजिटिव रिवार्ड नहीं मिलते तो आप वो काम करना छोड़ देते हैं। ये नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे कोई इन थेरीज पे कोई क्रिटिसिज्म भी है? बिल्कुल, इन थेरीज पे क्रिटिसिज्म है। बेसिकली ये थेरीज चूँकि एनिमल्स के ऊपर हुई हैं, ज़्यादातर ह्यूमंस के ऊपर तो ये नई थेरीज हुई, तो ये इन्होंने ना ह्यूमन आस्पेक्ट सारे हम उसको अप्लाई तो कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ह्यूमन आस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का आस्पेक्ट इन्होंने वो कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसी तरह ह्यूमन माइंड्स की जो इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती हैं या नॉलेज होता है उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि जब इंसान क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लेकिन ये इमिटेशन के ऊपर जोर देते हैं। ये कहते हैं बार बार इमिट करें वो चीज़, रादर देन के ये देखें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर तो क्रिएटिविटी भी है, इनोवेशंस भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इन थेरीज़ के अंदर जो है ना हमें नज़र नहीं आती। तो ये इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि ये टोटली ह्यूमन के ऊपर नहीं हम अप्लाई कर सकते, ये एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को मैस्लो की जो थेरी है उसके बारे में बता दें और XYZ जो थेरी है उसके हवाले से भी हमारे स्टूडेंट्स को बता दें। डॉक्टर साहब, जो मोटिवेशनल थेरी है ना, नीड थेरी, जिसको आप हायरार्की ऑफ नीड भी कहते हैं, जो मैस्लोज ने दी है, वो कहते हैं कि नीड्स की कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। जिसको उसने 5 स्टेजेस में तकसीम किया है, जिसमें बेसिक नीड्स हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि बेसिक नीड्स अगर फुलफ़िल हो जाती हैं
तो फिर आपकी नेक्स्ट नीड्स शुरू हो जाती हैं अगर आपने मोटिवेशन लेनी है किसी काम को करने के लिए। ठीक है। यानी आप अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, तो उनकी नीड्स फुलफ़िल करें। ठीक है। उनको मोटिवेट करना है अगर आपने काम के लिए, तो आप उनकी नीड्स फुलफ़िल करें। पहले नीड्स जो है ना वो कहता है बेसिक नीड्स हैं, जिसको वो फिजियोलॉजिकल नीड्स कहता है। ठीक है। अब उसमें खुराक है, खाना पीना है, हवा है, स्लीप है, इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन की, वो कहते हैं पहले वो फुलफ़िल करें। अगर वो फुलफ़िल होंगी तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड होगा काम के लिए और सेकंड नीड्स पे आ जाएगा वो। अब सेकंड नीड्स क्या है? वो सेफ्टी चाहता है, शेल्टर चाहता है, घर चाहता है, जॉब चाहता है, कोई एम्प्लॉयमेंट चाहता है, ठीक है, उसमें सेफ्टी चाहता है। अगर वो सेफ्टी आप प्रोवाइड कर देंगे, उसको घर प्रोवाइड कर दिया आपने, जॉब प्रोवाइड कर दी, जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी दे दी आपने, तो उसके बाद फर्दर उसकी ये नीड होती है बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है। फर्दर मोटिवेशन काम के लिए उसको फ्रेंडशिप्स चाहिए हैं, ताल्लुकात चाहिए हैं, लोगों से राब्ते चाहिए हैं, ठीक है। और वो जब वो लोगों से उसके राब्ते बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करता है, तो फिर उसके बाद वो मोटिवेटेड होता है कि अब मुझे कोई रिकग्निशन भी दे, जिसको हम सेल्फ एस्टीम, फोर्थ स्टेज है कि सेल्फ एस्टीम वो चाहता है कि उसको रिकग्नाइज किया जाए, उसको कोई ओहदा दिया जाए, ठीक है, उसका कोई मर्तबा हो, रुतबा हो, मकाम हो, फिर वो चाहता है। अगर जब उसको वो भी दे दिया जाता है, वो फिर मोटिवेटेड होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे चला जाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक जो एम्प्लॉय है या एक जो वर्कर है या इंडिविजुअल है, वो फुलफिलमेंट की तरफ चला जाता है, अपनी नीड्स की ना कंप्लीट फुलफिलमेंट की तरफ चला जाता है। वो इस काबिल हो जाता है कि वो जो चाहे ज़िंदगी में करना चाहे वो कर लेता है। डॉक्टर साहब, क्या सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं? नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ शायद मेरे ख्याल है इसकी परसेंटेज 1% भी, शायद मैं बहुत ज़्यादा कह दूँ कि 1% भी शायद लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। इसको जनरली अगर आप कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि मेजॉरिटी लोग जो है ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे नहीं पहुंचते और वो फुली तौर पे इतने पोटेंशियल नहीं हो जाते, इतने डेवलप नहीं हो जाते कि वो जो चाहे ज़िंदगी में अचीव करना चाहें कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये मेज़लो की स्टेजेस हैं कि अगर पहली नीड्स फुलफ़िल होंगी तो उसकी दूसरी नीड्स आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, आपने अगर मोटिवेट करना है, फिर थर्ड नीड्स, फोर्थ नीड और सेल्फ एस्टीम के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनको हम हायरार्की ऑफ नीड्स भी कह सकते हैं। जी, हायरार्की ऑफ नीड्स बिल्कुल कहेंगे। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड नीड्स आप पहले फुलफिल करें और बेसिक नीड्स को आप छोड़ दें। ठीक है। तो अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, तो उनकी पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करें, ठीक है, फिर आप उनके लिए सेफ्टी नीड्स पूरी करें, फिर आप उनके लिए लव एंड अफेक्शंस और बिलोंगिंगनेस लेके आएँ, फिर उसके बाद आप उनकी सेल्फ एस्टीम नीड्स पूरी करें और आखिर में उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड फुलफिल करें। तो वो इतनी हाईली मोटिवेटेड होंगे कि वो जो भी काम करना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्रिएटिविटी लाना चाहेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आएंगे और उसको अचीव भी करेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, थ्योरी XY के बारे में भी थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। अच्छा, थ्योरी XY जो है ना, ये भी बेसिकली बिहेवियरल मैनेजमेंट की थ्योरी है और जो मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी थी और उसने ये कहा कि थ्योरी X जो है ना, उसमें वो कहता है कि पीपल, ये अजम्पशंस हैं उसकी ना, कि लोग काम करना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं काम से। और वाई थ्योरी ये कहती है कि लोग लाइक करते हैं काम को ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं। और ये दोनों थ्योरीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या अजम्पशंस हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। एक्स वाले ये कहते हैं कि हमें काम से नफरत है, हमने काम नहीं करना, काम अच्छा नहीं लगता उनको करना। और वाई वाले ये कहते हैं कि वो उनको काम करना अच्छा लगता है। ये मैनेजर की अजम्पशंस हैं। ठीक है। और इसी तरह जो एक्स वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, नेगेटिव चूँकि एटीट्यूड है, बिहेवियर नेगेटिव है। वाई वाले जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो इनिशिएट करते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन की फ़िक्र करते हैं और जो भी उनको रोल मिलता है वो उसको वो निभाते हैं। जो थ्योरी एक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो उनको कोई काम भी मिल जाए तो वो काम नहीं करना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते और उनको ऑर्गेनाइजेशन की फ़िक्र नहीं होती कि गोल्स अचीव होते हैं या नहीं होते। ठीक है। तो ये दो तरह के नेगेटिव बिहेवियर्स हैं। वाई वाले अपॉर्चुनिटी लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, इनिशिएटिव भी लेते हैं। और एक्स वाले मैनेजर ये समझते हैं कि लोगों से काम करवाना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि क्या काम करना।
जबकि वाई वाला मैनेजर ये सोचता है कि लोगों को बताना नहीं पड़ता, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो काम करते चले जाते हैं, इनोवेट करते चले जाते हैं। तो ये बिहेवियरल मैनेजमेंट की डॉक्टर साहब थेरीज हैं और इसमें मैनेजर की ये अजम्पशंस हैं। अकॉर्डिंगली फिर वो लोगों को डील करता है, एक्स वाला एक्स के हिसाब से डील करता है, वाई वाला वाई के हिसाब से डील करता है। एज ए टीचर जब हम स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमें हमारी अगर अजम्पशन ये है कि स्टूडेंट्स लेज़ी हैं, काम नहीं करते, काम कर ही नहीं सकते, काम करना ही नहीं चाहते, तो हमारी और तरह की स्ट्रेटजीज होंगी। और अगर वाई अजम्पशंस के साथ हम मैनेज करें क्लास को, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये लेते हैं और वो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे टारगेट्स भी अचीव हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आज हमने यूनिट नंबर 6 मॉडल्स ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट के बारे में बात की, और आज का हमारा प्रोग्राम जो है डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई, हमें बिहेवियरल थेरीज़ के बारे में बताया, हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग देखा, हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इन कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज करते हैं, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इनको एलैबोरेट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हम इसको किस तरह से एक टीचर इस रोल को प्ले कर सकता है, टीचर ने अगर कोई बिहेवियर जो है रीइंफोर्स करना है वो कैसे कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए हेल्पिंग बुक्स भी आपको प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अपलोड की हैं, यूनिवर्सिटी आपको बुक्स जो है वो सेंड भी करती है, यूनिवर्सिटी आपके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करती है जिसमें रिसोर्स पर्सन्स आपको गाइड करते हैं। ये प्रोग्राम्स भी आपके लिए एज ए सप्लीमेंट तैयार किए जा रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो टीचिंग लर्निंग अच्छे तरीके से कर सकें। इसके साथ मैं डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड किया, बड़ा अच्छा समझाया। और इंशाअल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आएंगे, और इस दुआ के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।